पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, उसके बाद ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी और अब इसराइल कह रहा है कि उसके निशाने पर हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी। जी हां, इसराइल की तरफ से बयान आया है कि अब उनके निशाने पर मुश्तबा खामेनी है। वो मुश्तबा खामेनी जिनके बारे में हाल ही में खबर आई थी कि वो मॉस्को गए थे अपना इलाज करवाने। मगर आज एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने है, ईरान हार क्यों नहीं रहा? और उससे भी बड़ा सवाल, ईरानी डरते क्यों नहीं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यह मत भूलिए कि जब आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हुई थी तब वो किसी बंकर में नहीं थे। वो बाकायदा अपने घर में अपने खास सलाहकारों के साथ बैठकर जो है बातें कर रहे थे। वो हमला अपने आप में इतना कायराना था कि उस हमले में उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए और उनकी एक मासूम सी पोती भी मारी गई। और अली लारिजानी की बात करें तो वो एक बिल्डिंग में थे, किसी बंकर में नहीं थे। जी हां, वो भी तब मारे गए जब वो अपनी बेटी के साथ थे। और उस हमले में न सिर्फ उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मारे गए बल्कि उनके परिवार के कई सदस्य भी। और चूंकि उस बिल्डिंग पर हमला हुआ था, लिहाजा उस बिल्डिंग में जितने भी लोग थे सब मारे गए। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह इसराइल टारगेट जो है वो कर रहा है ईरानी लीडरशिप को, और जिस तरह आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को उन्होंने शहीद किया, और उसके बाद जो है वो अली रजानी साहब, और उसके बाद अब जो निशाना है मुज्तबा ख़ामेनी साहब हैं जो उनके निशाने पर हैं, और पूरी वो कोशिश कर रहा है कि उनको भी शहीद किया जाए। और जो मोसाद का जो है वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है अभी भी जो इसराइल ईरान में जो है वो मौजूद है, जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी लीडरान हैं उनकी वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। और ये ईरान के लिए एक ख़तरे की जो है वो घड़ी है, क्योंकि अभी तक ये इसराइल का नेटवर्क नहीं टूटा पे जो है वो इनकी जो लीडरशिप है वो शहीद होती जा रही है इस जंग में। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, ईरान के नेता कभी भी बंकर्स में जाकर नहीं छुपते। और जहां तक इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सवाल है, एक अरसे से उनके वजूद को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। उनका जो भी वीडियो आता है वो सब वीडियोस एआई जेनरेटेड हैं। अगर आप मुझसे कहें तो नेतन्याहू अभी जिंदा हैं। ये जो सारा खेल खेला जा रहा है ये मोसाद द्वारा खेला जा रहा है, क्योंकि मोसाद इस तरह की तस्वीर, इस तरह का भ्रम पैदा करना चाहता है उन एआई जेनरेटेड वीडियोस के जरिए कि नेतन्याहू के साथ ऑल इज नॉट वेल। वो नेतन्याहू जो ईरान के टारगेट नंबर 1 है, लिहाजा मोसाद को लगता है कि इस तरह के खेल खेलकर नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर एक भ्रम पैदा किया जा सकता है। वो नेतन्याहू जो अभी जिंदा होंगे तो किसी बंकर के अंदर होंगे। हालांकि उनकी कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जहां वो एम्बेसडर्स से मुलाकात कर रहे हैं, वो बैठकों को संबोधित कर रहे हैं, मगर उन तमाम तस्वीरों पर सवालिया निशान है। कहने का अर्थ क्या है, ईरान का जिनसे मुकाबला हो रहा है वो अपनी सुरक्षा तय कर रहे हैं, मगर जहां तक ईरान के बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। क्या सुप्रीम लीडर खामेनी को नहीं पता था उनकी मौत से पहले कि वो निशाने पर हैं? और अमेरिका और इसराइल लगातार उस वक्त धमकी दे रहे थे कि हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, यह हमला कभी भी हो सकता है। बावजूद उसके वो अपने घर में एक सामान्य बैठक करते हैं और उसके बाद वो शहीद हो जाते हैं। अली लारिजानी, ये मत भूलिए दोस्तों, कुछ डे के दिन क्या हुआ था जब ईरान फलस्तीन के प्रति अपना समर्थन जाहिर करता है। सड़क पर कौन कौन थे? राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां थे। इन तस्वीरों में देखिए, बाकायदा वो लोगों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे थे। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां निशाने पर हैं, मगर देखिए किस तरह से वो घूम रहे थे। अली लारिजानी उसी तरह से लोगों के बीच मौजूद थे। इन्हें इस बात का खौफ नहीं है। आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के एक सो कॉल्ड सलाहकार हैं डेविड एम कीज, उन्होंने एक दावा किया था जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। उन्होंने बाकायदा एक तस्वीर पेश की थी और उस तस्वीर में उन्होंने एक व्यक्ति को चिन्हित किया था जो अली लारिजानी के पीछे चल रहा था, और उन्होंने दावा किया कि यह व्यक्ति जो है वो मोसाद से जुड़ा हुआ है और यह व्यक्ति जल्द अली लारिजानी को मौत की घाट उतार देगा। और फिर हुआ भी भाई। स्वाभाविक सी बात है, अली लारिजानी की मौत एक सामान्य मौत नहीं थी। मोसाद का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद ने प्रमाणित कर दिया है कि अगर वो किसी के पीछे पड़ जाए तो वो बख्शता नहीं है।
खामेनी के साथ भी यही हुआ, अली लारिजानी के साथ भी हुआ, बसिज के जो कमांडर थे गुलाम रजा सुलेमानी, उनके साथ भी यही हुआ। यानी कि मोसाद जिस पर निशाना साधना चाहती है उस पर वो सफलता पाती है। अनडाउटेडली मोसाद इज द मोस्ट डेंजरस स्पाई ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। मगर आज हम मोसाद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, आज हम बात ईरानियों की कर रहे हैं कि ये डरते क्यों नहीं है। क्या वजह है? क्या इसके पीछे एक जुनून है? क्या एक किस्म का पागलपन है? कुछ लोग कह सकते हैं ये तो मूर्खता है, जब आप निशाने पर हैं तो आप अपने आप को बचा क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस इंटरव्यू में क्या कहा था, जो आज सुबह मैंने आपको बताया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ना अमेरिका ने इसराइल हमें समझ ही नहीं पाया है कि हम कौन हैं। एक या दो व्यक्ति के मारे जाने से ईरान बिखर नहीं जाएगा, हमारी व्यवस्था बहुत मजबूत है। हम एक व्यक्ति पर आश्रित नहीं हैं, एक व्यक्ति पर कतई आश्रित नहीं है, हमारी पूरी व्यवस्था है और वो चलती है। और ये प्रमाणित भी हुआ, क्योंकि याद कीजिएगा अली लारिजानी की मौत के बाद कायदे से ईरान को झुक जाना चाहिए था, मगर बीती रात मिसाइलों का ताबड़तोड़ हमला हुआ, बगदाद के ग्रीन जोन्स पर हमला होता रहा और आने वाली रात में भी ये तबाही बहुत ज्यादा होने वाली है। ईरान झुकने नहीं वाला है। ईरान तबाह हो जाए वो एक अलग कहानी होगी, ईरान बिखर जाए वो एक अलग कहानी होगी। क्योंकि देखिए इसराइल और अमेरिका क्या सोच रहा है, इसराइल को लग रहा है कि एक एक करके हम उनके नेताओं को मारते जाएंगे, वहां की जनता विद्रोह करेगी और ईरान बिखर जाएगा। ईरान का मुकाबला एक ऐसे देश से है, एक ऐसे शख्स बेंजामिन नेतन्याहू से है जिसका सपना है ईरान बिखर जाए, टूट जाए, कई हिस्सों में बंट जाए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बेशक इसराइल का सपना पूरा हो जाए, मगर दुनिया के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि हकीकत यह है कि आईआरजीसी अपने आप में एक निहायत ही कट्टर संस्था है। अगर पूरी तरह से ताकत उनके हाथ में आ गई, कट्टरवादियों के हाथ में आ गई, जिनके मन में अमेरिका और इसराइल के लिए हमला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका क्या असर पड़ेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी सामान्य नहीं हो पाएगा, और अब तो वो होना भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इसराइल हमले पे हमला कर रहे हैं, वहां पर नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसका क्या असर पड़ेगा? आप में से कई लोग कहते हैं क्या मैं ईरान का समर्थन कर रहा हूं? मैं ना ईरान का समर्थन कर रहा हूं और अमेरिका और इसराइल का तो समर्थन करने का सवाल नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, कि एक तरफ ईरान है जो बातचीत कर रहा था, एक नहीं दो बार, 12 दिन की जो जंग हुई थी पिछले साल, तब भी वो बातचीत कर रहा था, तब भी उस पर हमला हुआ था, उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ था। फिर इस बार भी जो जंग चल रही है, बातचीत चल रही थी। अब्बास अरागची कह रहे थे कि बातचीत बहुत सही चल रही है। इनफैक्ट ओमान से खबरें भी आई कि ईरान सभी बातें मान चुका है। मगर फिर क्या होता है? सुप्रीम लीडर खामेनी को मार दिया जाता है, ईरान के एक स्कूल पर हमला होता है, 160 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक तरफ ईरान है जो बातचीत कर रहा था, जो समझौते करने को तैयार था, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, इन दोनों के बारे में क्या कहा जाए? क्या मैं ऐसे डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करूं जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो यौन दुराचार कर रहा है? क्या मैं उस पक्ष का समर्थन करूं? वो व्यक्ति जो मेरे देश भारत का अपमान करते रहता है, क्या मैं उसका समर्थन करूं? बताइए, इतिहास पर निगाह डालिए, क्या कभी ईरान ने भारत का अपमान किया है? मगर ये 2 कौड़ी का आदमी डोनाल्ड ट्रंप मेरे देश का अपमान करता है। मैं क्षमा चाहूंगा इस शब्दावली के लिए, मगर ये व्यक्ति, पहली बात, पाकिस्तान के साथ इस व्यक्ति ने हमें बराबर लाके खड़ा कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का अपमान, और हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। तो क्या आपको लगता है मैं डोनाल्ड ट्रंप का साथ दूंगा? जो लोग इस जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं और इसराइल, मैं नेतन्याहू का साथ दूंगा जिसने गजा में 60 से 70 हजार बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मैं नेतन्याहू का साथ दूंगा जिनके खिलाफ 3 गंभीर भ्रष्टाचार के केसेस हैं। बताइए, ये तमाम सवालात हैं। और इस देश की पारंपरिक सोच है, हमारी इस पारंपरिक सोच है कि हम स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के पक्ष में हैं और आज भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इसराइल के इतने करीब खुद को बताते हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भी फलस्तीन को लेकर हमारा रवैया नहीं बदला। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि इस जंग में मैं अमेरिका और इसराइल का समर्थन करूं, जिनके दोनों नेता भ्रष्टाचार, व्याभिचार के मामलों में फंसे हुए हैं, जो बेकसूरों को मौत के घाट उतारते हैं अपने निजी स्वार्थ के चलते, अपने आप को बचाने को लेकर।
डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला जैसे देश पर हमला करके उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया। इसके बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या ऐसे शख्स का समर्थन किया जा सकता है? और दूसरी तरफ ईरान ने पिछले कई सालों में किसी देश पर हमला नहीं किया। याद कीजिएगा, वेस्ट का दोगलापन क्या है? वेस्ट का दोगलापन, पश्चिमी देशों का क्या दोगलापन है? 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया था, सद्दाम हुसैन ने हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया था। फिर क्या हुआ? उसी सद्दाम हुसैन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और 9/11 में शामिल होने के आरोप को लेकर पहले इराक पर हमला किया जाता है और उसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी जाती है। यह है अमेरिका का दोगलापन। और यहां पर इसका ठीकरा ट्रंप पर तो जाहिर सी बात है नहीं फोड़ा जा सकता, इसका ठीकरा अमेरिका की सोच पर फोड़ा जा सकता है। मगर दूसरी तरफ 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वहां पर जो स्वतंत्रता थी, उदारवाद थी, वो सब बिखर गया। वो एक हकीकत है। वो नुकसान ईरान को जरूर हुआ है, मगर हकीकत यह भी है कि एक व्यवस्था चली आ रही थी, एक ऐसी व्यवस्था जहां आपको ईरान के साथ संवाद करना चाहिए था, उसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाना चाहिए था। यह मत भूलिए कि ईरान का जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हुआ करते थे, डील हो गया था, मगर फिर ट्रंप आते हैं और उस डील को तोड़ देते हैं 2016 में। क्या ऐसे ट्रंप का साथ दिया जाए या ऐसे ईरान का साथ दिया जाए? ईरान की चुनौती यह है, उसके साथ बार बार अन्याय हुआ है, जैसा मैं आपके सामने प्रमाणित कर रहा हूं। उसके नेताओं को मारा जा रहा है और वो इस बात से डरे नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे, आखिरी बूंद तक मुकाबला करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। जब तक उनके हथियारों के जखीरे में मिसाइल, आखिरी मिसाइल तक वो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ईरान का वो जज्बा है कि अगर उनके हाथ में लकड़ियां भी होंगी तब भी वो लड़ेंगे। मगर अमेरिका और इजराइल, दो महाशक्तियां, फिर भी ईरान को नहीं झुका पाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये ईरान हारता क्यों नहीं है? ये ईरान डरता क्यों नहीं है? एक एक करके आप उनके नेताओं को मार रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके शहरों पर जानबूझकर, अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं, जानबूझकर स्कूल्स पर हमला कर रहे हैं, जानबूझकर स्टेडियम्स पर हमला कर रहे हैं। यह सब हो रहा है साहब जंग के नाम पर। वो जंग जो ईरान ने शुरू नहीं की, वो जंग जो अमेरिका और इस्राइल ने शुरू की। और जहां तक अमेरिका की बात है, उनका दोगलापन बार बार सामने आता है। यह मत भूलिए, इस जंग के खिलाफ ट्रंप के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। जो केंट, जो आतंकवाद के खिलाफ जो उनका दस्ता था, उसके मुखिया हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यह कहते हुए कि अमेरिका जो है वो इस्राइल का पिछलग्गू बना हुआ है, अमेरिका इस्राइल की जंग लड़ रहा है और यह पूरी की पूरी जंग अवैध है। तो आप मुझे बताइए, जब ट्रंप के अपने ही काफिले से लोग कह रहे हैं कि यह जंग अवैध है, इल्लीगल है, गैर वाजिब है, तो आपको क्या लगता है अमेरिका का साथ दिया जा सकता है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कौन दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल रहा है? कौन दुनिया को अस्थिरता की तरफ ढकेल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू। ऐसे में इस जंग में इनका साथ नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं एक कार्यक्रम करता हूं, आपके सामने तमाम फैक्ट्स लाता हूं, जो हकीकत है वो मैं आपके सामने रखता हूं, मगर यह सवाल भी उठाता हूं कि यह जंग एक बहुत बड़ा अन्याय है ईरान के साथ। यह जंग एक बहुत बड़ा अन्याय है इस दुनिया की शांति के साथ। इस दुनिया को ढकेला जा रहा है दो व्यक्तियों के स्वार्थ की वजह से, और यह बात एक हकीकत है। और एक बार फिर, तुम हारते क्यों नहीं? तुम थकते क्यों नहीं? तुम हथियार क्यों नहीं डाल देते? मगर नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, आखिरी बूंद तक वो लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। यहाँ नाजरीन, जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साथ जो है वो माहदे करके उनको तोड़ता चला आया और उनका जो है एतबार वो तोड़ता आया, और जिस तरह उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया, उनके लीडरों को शहीद किया, तो इस चीज़ पर अब किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिका और इसराइल पे जो है वो एतबार किसी भी सूरत नहीं किया जा सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।